तो अब बहस की शुरुआत करूं उससे पहले हम अपने तमाम मेहमानों का परिचय भी करवा देते हैं। आशीष हल्दानिया जी जो हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं, और साथ ही प्रीति शर्मा बतौर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हो चुकी हैं, और साथ ही दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। और साथ ही एक बार शुरू कर लेती हूँ, सबसे पहले आशीष जी आपके साथ में करूंगी चर्चा की शुरुआत। जो भारत की राजनीति है वो कहीं ना कहीं यूपी और बिहार जैसे राज्यों से ही शुरू होती है, और उनके नतीजे ही कई राज्यों की राजनीति को दिशा भी देते हैं। ऐसे में आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या लगता है अब? देखिए, डबल इंजन नहीं डबल भ्रष्टाचार की सरकार है। बिहार में अपराध का बोलबाला है और सरकार सोती है, अपराध जगता है। बेटी बचाओ का नारा दिया पर अपराध बचाओ की तरफ भाजपा और एनडीए अग्रसर हो रहे हैं नीतीश जी के साथ में। बिहार के युवा बेरोजगार हैं लेकिन नेता बिहार के मालामाल है। नीतीश जी ने कुर्सी बचाई और जनता की जिंदगी गंवाई। यह बिहार में चल रहा है। बिहार में इस तरीके से अराजकता का माहौल पनपा हुआ है कि यह कह पाना भी बहुत मुश्किल है कि बिहार में हो क्या रहा है। घुसपैठी घुसपैठी घुसपैठियों का नारा देकर पूरे हिंदुस्तान में माहौल बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी व जेडीयू दोनों एनडीए मिलकर वहां चुनाव लड़ रही है और सरकार भी बनाई है इन्होंने। लेकिन किस तरीके से बिहार का बंटाधार इन 5 सालों में किया है, 15 साल से इनकी सरकार है, किस तरीके से बिहार का बंटाधार किया है, और पूरे देश के सामने अपराध बिहार में आज श्रृंखलाबद्ध हो रहे हैं। लाखों में एक साल में अपराध दर्ज हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अपराधों की श्रृंखला इतनी बढ़ गई है बिहार में कि 2020 में 2,57,512 अपराध दर्ज हुए थे 2020 में। 2022 में 3.5 लाख अपराध दर्ज हुए। 2023 में 3.54 लाख अपराध दर्ज हुए। 2024 में 3.52 लाख अपराध दर्ज हुए। और अभी सिर्फ 7-8 महीने 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 1.91 लाख अपराध दर्ज हो गए हैं आशीष जी, मतलब आप कह रहे हैं, आशीष जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग पूरे पाक हैं। चलिए प्रीति जी, आप ही आपसे आशीष जी की बात का रिएक्शन लेती हूँ। जवाब दीजिए, इस बार जंगल राज या सुशासन राज, क्या कहेंगी? जी सबसे पहले तो मैं आशीष जी की बात का ही जवाब दे देती हूँ। जो ये बात कह रहे हैं कि 15 साल से हमारी सरकार है, बिल्कुल 15 साल के केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकार किस किस की रही है? क्या कांग्रेस की सरकार जेडीयू के साथ गठबंधन में नहीं रही? क्या इंडी गठबंधन के हिस्सा नहीं थे क्या नीतीश जी? आज एनडीए का हिस्सा है तो ये उन पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। बिहार में जब कांग्रेस की सरकार थी या इंडी गठबंधन की सरकार थी, क्या उस समय जंगल राज नहीं था क्या बिहार में? जबकि आप देखेंगे जब से केंद्र में हमारी सरकार है और बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है, तब से बिहार में सक्षमता आई है। बिहार के लोगों को रोजगार मिले हैं, बिहार के किसानों को फायदा हुआ है। चाहे 2024-25 के मैं बजट की बात करूं तो बिहार को प्रगतिशील बनाने के लिए, विकासशील बनाने के लिए ही एनडीए सरकार ने हमेशा प्रयास किया और लगातार प्रयासरत है। चाहे बहन बेटियों को धुएं से बचाने की बात की जाए, क्या चाहे शौचालय बनवाने की बात की जाए, ये बात क्या करना चाहते हैं? आशीष जी कह रहे हैं कि अपराध ऐसा अपराध वैसा। जंगल राज कांग्रेस के शासनकाल में था, आपकी सरकार है, शासनकाल में था। लालू यादव वही बात कर दी आपने कि आपके ओपीटी सीएम कहते हैं कि ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हुआ है जो जीएसटी बढ़ी है। ऐसे तो आपने मुख्यमंत्री बना रखे हैं वहां पे। आप ये देखिए, पहले आप अपने शासन की बात कीजिए। आपका शासन है प्रीति जी, आपका शासन है। आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया है, आपके उप मुख्यमंत्री हैं। बात आप आपकी करते नहीं है और बात कांग्रेस की कर रही है। भाई नरेंद्र मोदी जी वाली परिपाटी पे चलते हैं आप लोग कि 11 साल की बात नहीं कर रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, हद है भाई, हद है। प्रीति जी, आप लगातार जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो वहां पर राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पर उतरते हैं, वोट चोर गद्दी चोर का आरोप लगाते हैं और कुछ तस्वीरें भी राहुल गांधी पेश करते हुए दिखाई देते हैं, उस पे आप लोग क्या कुछ कहेंगे? कितने टाइम से किसका राज था बिहार में? नूपुर जी, ये जो वोट चोर की बात करते हैं, ये विदेशों में जाके जो बरगलाते हैं, विदेशों में जाके अपने देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। किसने बोल दिया विदेशों में जाके देश के बारे में? एक स्टेटमेंट बता दीजिए,
एक स्टेटमेंट बता दीजिए कांग्रेस का कि हमने विदेशों में जाकर अगर कुछ कहा है। अरे विदेशों को धमकाने की बात तो नरेंद्र मोदी जी करते थे, चाइना को आंख दिखाते थे, अमेरिका में क्यों ले गए मनमोहन सिंह जी, ये पता नहीं कैसी कैसी अलग बातें तो देश के प्रधानमंत्री करते थे, और आज जाके पाकिस्तान के यहाँ बिरयानी खा रहे हैं और जाके डोनाल्ड ट्रंप की बाहों में झूल रहे हैं, वहां जाके चीन के साथ में झूला झूल रहे हैं। ये है आप पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये पूछ लीजिए कि वो पाकिस्तान के साथ है, वो अमेरिका के साथ है, वो चाइना के साथ है, वो है किसके साथ में? यहाँ पर मेरा भी सवाल रहेगा, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के जो तस्वीरें आती है, विदेश वो जाते हैं, यहाँ पर देश की बातें करते हैं, बिहार में जा करके कई मुद्दे उठाते, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो विदेश की तस्वीरें आती है कांग्रेस के शासनकाल में 26/11 हमला हुआ और हमारे शासनकाल में जब मुंबई में हमला हुआ था तो हमारे गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया था। आप ये बता दीजिए आपके शासनकाल में उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पहलगांव हुआ, पुलवामा हुआ, अमरनाथ हुआ, कितने आप लोगों के यहाँ पे हमले हो गए? गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, गृह मंत्री चुप्पी साध कर बैठे, पहलगांव पर, पुलवामा पर, उरी पर, पठानकोट पर, सब पर, और हमने हमारी सरकार में इस्तीफा हुआ था सरदार पाटिल का। आप देख लीजिए उठा के इतिहास। ठीक है, हमारे लोगों की साथ तरह नहीं है सरकार कांग्रेस की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक मिनट, हम डिसिप्लिन के साथ में यहाँ पर, प्रीति जी एक मिनट, हम डिसिप्लिन के साथ में, ये डिबेट नहीं है, ये डिस्कशन है, यहाँ पर सबको मौका मिलता है, सच बेधड़क सबको मौका देता है। चलिए, हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जो है एकलव्य जी भी जुड़ चुके हैं। एकलव्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जो हमने पिछले 5-6 महीनों से वहां पर सरगर्मियां देखी है, राहुल गांधी सड़कों पर उतरते हैं, वहां पर पे एसआईआर का मुद्दा भी देखा है, वोट चोर गद्दी चोर के जो आरोप लगते हैं, अब ऐसे में क्या लगता है वहां पर अब 14 नवंबर को जो तस्वीरें होंगी वो कैसी रहने वाली है, और अब तक के पूरे सिनेरियो को कैसे देखा जाए? देखिए नूपुर जी, मैं समझता हूं कि एक तो अब जो 2024 का जब से हम लोगों ने परिणाम देखा और उसके बाद हरियाणा में भी जो एक्सपेक्टेशंस थी जो वहां पे हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, तो किसी भी इलेक्शन को एक तरह से कॉल करना तो बहुत ही मुश्किल है, परंतु कुछ जो 2-3 बातें हैं जो नोटेबल हैं वो ये हैं कि देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि एक तो जो इलेक्शन कमीशन की एफिशिएंसी पे बात होती है, आप देखें कि यहाँ पे बिहार के चुनाव में उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है। 2010 का जो चुनाव था वो 6 फेज में हुआ था, 2015 का जो चुनाव था वो 5 फेज में हुआ था, 2020 का जो चुनाव था वो मेरे ख्याल से 4 फेज में हुआ था, फिर जो 3 फेज में हुआ, बिल्कुल, और इस बार का जो चुनाव है वो 2 फेज में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो चुनाव आयोग की जो भी मतलब एक जो जिसे कहते हैं एफिशिएंसी है, जो उनकी तरीका है चुनाव को कंडक्ट करने का, वो पहले से बेहतर हुआ है। और ये मतलब सिर्फ बिहार की बात नहीं, हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि जहां मतलब हम एक तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह जाते हैं और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो चुके हैं। जब मेरे ख्याल से सर्वे होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारी चाइना को हम ओवरटेक कर चुके हैं, और इसके बावजूद भी अगर हम इतने एफिशिएंटली चुनाव कंडक्ट कर पाते हैं तो ये अच्छी बात है। जहां तक बिहार के चुनावों की बात है, एक चीज जो समझने वाली बात है नूपुर जी, अब इसमें कुछ काफी सारे नए फैक्टर्स हैं कि देखिए, ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी वहां पे 20 साल से उन्होंने राज किया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी तो डेफिनेट है, क्योंकि आप 20 साल में खास करके अगर पिछले 5-7 साल देखें तो मुझे पर्सनली कोई बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल वर्क्स कोई वहां पे दिखाई नहीं दिए, और शायद इसीलिए आज भी वहां पे बीजेपी और एनडीए का जो जिसे कहते हैं ना कि जो नारा चल रहा है वो वही चलते रहता है कि लालू राज वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, बट वो सब तो अब हिस्ट्री है। अब आपने पिछले 5 साल में क्या किया और आपका आगे के लिए क्या विजन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर आप जो इनका जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस की जो बात करते हैं, उसमें देखिए क्या समस्या है कि जो तेजस्वी जी ने जिस तरह से 2020 के चुनाव में परफॉर्म करा था, अभी उस तरह के उनके समीकरण नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उनकी फैमिली में मतलब खुद के परिवार में कुछ समस्याएं हैं। उसके अलावा जो माहौल वो उस बार बना सके थे वो इस बार कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक एक्स फैक्टर जिसे हम कहेंगे, प्रशांत किशोर जी का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 2-2.5 साल से धरातल पे मेहनत कर रहे हैं,
तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा नुपुर जी कि मतलब बिहार को बिल्कुल। बेसिकली आज तक क्या है कि बिल्कुल एकलव्य जी, लेकिन इसके अलावा जो आपने तमाम फैक्टर बताए, इसके अलावा शाहबाद सीट भी काफी सुर्खियों में है। चलिए उस पर भी मैं वापस से आऊंगी, लेकिन आशीष जी, आज बिहार के साथ में राजस्थान की अंता सीट का भी ऐलान हुआ है और अंता सीट के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाएगी? लेकिन यदि 2023 की तस्वीरें हम देखें तो क्या कहूं मैं उन तस्वीरों के बारे में, आप खुद ही बता दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से आज ऐलान हुआ है, अंता सीट कांग्रेस जीतेगी, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इन 21 महीनों में जो जंगल राज राजस्थान में चल रहा है, जो सर्कस राजस्थान में चल रहा है, जो सरकार पर्ची से चल रही है, दिल्ली से पर्ची आती है, यहां काम हो जाता है, दिल्ली से कुछ लिख के आ जाता है, यहां ऐलान हो जाता है। आज आप देखिए किस तरह की हालत राजस्थान में हो गई है। 7 बच्चों का खून इस भारतीय जनता पार्टी के सर है, जो झालावाड़ में मारे गए। कई महिलाओं के साथ में जो बलात्कार हुए हैं, वो सर इस भारतीय जनता पार्टी के सर है। कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुए हैं, आज दुष्कर्म की दास्तां पूरे राजस्थान में सुनाई जा रही है। और आज का ही मैं आपको वाक्य बता दूं कि ऐसा में जो सबसे बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल में 8 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है। उस मौत का जिम्मेदार कौन है? किसके सर है उसका खून? भारतीय जनता पार्टी के सर है। ना भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा मंत्री का कोई बयान आया, ना मुख्यमंत्री का कोई बयान आया, ना उप मुख्यमंत्री का बयान। पूरी कांग्रेस, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा, हमारे कई नेता लोगों का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से इनके विधायक के ऊपर इतने टाइम से आरोप लग रहे थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को बचाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है आशीष, आज हुआ आशीष जी, जीत हुई चुनाव की। ठीक है आशीष जी, एक रिपोर्ट कार्ड आपने रखा है। आशीष जी, एक रिपोर्ट कार्ड मैं भी आपके सामने रख देती हूँ और एक आईना पेश करती हूँ। आपने शायद राजस्थान में हुए उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर अभी जो कुछ टाइम पहले हुए, वो तस्वीरें भी तो देखी है, मुंह की खानी पड़ी है। फिर वापस से आप दावे और वादे कर रहे हैं, क्या गारंटी है? देखिए, हमने भी 2023 से 2018 की इनकी सरकार थी, हमने भी इन्हें 2 लोकसभा में मुक्ति खिलाई, विधानसभा में मुक्ति खिलाई। ये जनता का मत है। चलिए जीत गए, लेकिन अब अंतर चुनाव में देखिएगा कि किस तरीके से इनकी अराजकता का माहौल नहीं चलेगा। ये वोट चोरी के माहौल से चुनाव जीतते हैं, ये आतंकवाद के नाम पे चुनाव जीतते हैं, धर्म के नाम पे चुनाव जीतते हैं, सनातन के नाम पे चुनाव जीते हैं। कोई एक चुनाव इन्होंने अगर रोजगार के नाम पे लड़ा हो, नौकरियों के नाम पे लड़ा हो, महिला सुरक्षा के नाम पे लड़ा हो, किसानों के लिए लड़ा हो, नहीं लड़ा है। हमारे साथ मैनिफेस्टो में घोषणा करते हैं और सिर्फ उसका नुकसान महिलाओं को होता है, नौजवानों को होता है, किसानों को होता है, माताओं बहनों को होता है। आज देश में और यहाँ राजस्थान में स्थितियां बड़ी विकट हो गई है। राजस्थान में चोरी की वारदातें लगातार हो रही है। परसों के दिन जयपुर में एक ज्वेलरी की दुकान में घुसकर चाकू मारकर उसके वहां रखे गहने चुरा ले गए। बांसवाड़ा में लगातार 2 दिन चाकूमारी की घटना हुई। जयपुर में ऐसी अनगिनत घटनाएं हो रही है, फायरिंग हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, ना जाने कितनी वारदातें हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ध्यान तो सिर्फ पर्ची पे रहता है। आज मुख्यमंत्री दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस कारण रुक गए कि थोड़ी सी संवेदना जागी उनके अंदर कि आज दिल्ली नहीं गए। लेकिन आज निर्दोष लोगों को ना मुआवजे की बात कर रहे हैं, ऐसे मैच में जो निर्दोष लोग मारे गए हैं। हमारे साथ में सुनील यादव संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सुनील यादव संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सुनील, आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन राजस्थान की अंता सीट की भी तारीखों का ऐलान हुआ है। ऐसे में आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, किसका पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है? क्या कुछ समीकरण आप तफसील से बताइए। बिल्कुल नुपुर, देखिए ये जो चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है और 14 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो कौन से पार्टी को, कौन से दल को जो बहुमत देती है, इसका पूरा जो आकलन है वो जनता करेगी। लेकिन इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जिस तरह से जब राजस्थान में सरकार बनी है बीजेपी की, उसके बाद से लगातार विपक्ष हावी है और 2 मौके ऐसे आए हैं, उनको 2 चुनाव हम कह सकते हैं। तब ये जनता ने एक मैसेज है वो दिया। सबसे पहले लोकसभा चुनाव तो पिछला 2 टर्म्स जो थे, लगातार 25 सीटें जो भाजपा की आ रही थी, तो 11 सीटें भाजपा के खाते में नहीं आई। तो कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों को लेकर जनता को नाराज जो है वो बताया जा रहा था। लेकिन उसके ठीक बाद में जब विधानसभा उपचुनाव हुए तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहा, जो कि इतिहास को देखें तो कांग्रेस हमेशा उपचुनाव जीतती आई थी, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के जो कार्यकाल
साल था उसमें जो बीजेपी ने अच्छा जो प्रदर्शन किया, इसमें यह कहा गया कि पहले वो राष्ट्रीय मुद्दे थे उसमें जनता ज्यादा साथ नहीं थी बीजेपी की, लेकिन जो राजस्थान के मुद्दे हैं उनमें बीजेपी जो राजस्थान की जनता वो बीजेपी के साथ है। लेकिन उसके बाद में अभी जिस तरह से जो पूरे देश भर में वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, इसके अलावा जो आतंकी हमला उसकी बात सामने आई है और किसान जवान की जो बात कह रही है, कांग्रेस विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, उस बीच अंतर चुनाव जब डिक्लेयर हुआ है, जो इसकी वोटिंग होनी है, तो ये देखना होगा कि किस तरह से जनता का मूड रहता है। लेकिन हाल फिलहाल में क्योंकि दोनों ही पक्ष हैं फिलहाल बराबर कह सकते हैं, एक तरफ भजनलाल सरकार जो है अपनी नित नई जो योजनाएं हैं वो लेकर लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रही है, और जो कुछ भ्रष्टाचार जैसे मामले पहले सामने आए थे, पेपर लीक का बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस के समय में सामने आया था, वो अभी तक के कार्यकाल में भजनलाल सरकार में नहीं देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर, कुछ हादसों को लेकर, जिस तरह से झालावाड़ में हुआ था और उस बीच कई इस तरह के हादसे और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार जो है वो बीजेपी पर हावी था। तो ऐसे में यही देखना होगा कि दोनों ही दल फिलहाल जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अंतर सीट है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि वहां से जो बीजेपी के विधायक थे वो एक मामले में जो उनको सजा मिली है, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए नेगेटिव फैक्टर हो सकता है, और इसका कांग्रेस ने पूरा फायदा भी उठाया था। जिस तरह से वो गिरफ्तार हुए थे, सजा हुई थी, और उसके बाद में कई दिन तक जो उनकी जो बर्खास्तगी है वो पेंडिंग पड़ी थी, तो उसको लेकर भी विपक्ष ने काफी दमखम दिखाया था। तो ऐसे में यही देखना सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो अंता है उस अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, या फिर उस डैमेज को कंट्रोल करने में बीजेपी सफल होगी। सुनील हमारे साथ में, आप ही की बात का रिएक्शन लूंगी बीजेपी की तरफ से। प्रीति हमारे साथ में, प्रीति जी लगातार बनी हुई है। प्रीति जी, कोशिश अच्छी थी 2023 में, कंवरलाल मीणा को आप लेकर के आते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन अब पानी फिर जाता है। ऐसे में अब कांग्रेस के अभेद्य गढ़ में क्या बीजेपी अपनी कील ठोक पाएगी, क्या लगता है? नुपुर जी देखिए, कंवरलाल मीणा जी को जो सजा हुई है वो 20 साल पुराने मामले में हुई है, और ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, और न्यायालय के माध्यम से जो भी हुआ, आप देखिए हम कभी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं देते। अगर न्यायालय ने उनको सजा दी है तो वो सजा वो भुगत रहे हैं, और जो हमारी सरकार धरातल पर लगातार काम कर रही है, आपने देखा होगा, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे बेरोजगारों के लिए हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, या अधिकारियों की नियुक्ति की बात हो, या अधिकारियों को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने की बात हो, हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यरत है, और हमारा उद्देश्य है जनता को सुगम माहौल देना, जिससे कि जनता का विकास हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और रही बात चुनाव की, तो डेफिनेटली जब उपचुनाव में हम जीते हैं तो ये वाला चुनाव भी हम जीतेंगे, क्योंकि हाड़ौती की सीट हमारी है। कॉन्फिडेंस अच्छा है प्रीति जी, कॉन्फिडेंस अच्छा है, और यदि आपका ये कॉन्फिडेंस सच होता है तो मैं एडवांस में आपको बधाई भी देती हूँ। लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। नरेश मीणा का बयान तो आपने सुना ही होगा, क्या कहेंगे उनके बारे में? नुपुर जी, नरेश मीणा जी ने जो हरकत की थी, जिसके लिए उनको जेल में इतने दिन रहना पड़ा, उनको जमानत भी नहीं मिली थी, तो नरेश मीणा जी कांग्रेस के ही तो बागी होके कांग्रेस से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। वो नरेश मीणा जी के बयानों पर हम नहीं जाते, क्योंकि हमें अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जनता का विकास, जनता को सुरक्षित माहौल देना, और जनता के लिए विकास के लिए काम करना, युवाओं के विकास के लिए काम करना, युवाओं को रोजगार देना, और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। और कांग्रेस की सरकार में क्या क्या हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। आज भी आप बात करते हैं, ये आज देखिए एसएमएस हॉस्पिटल में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, और इसको ये राजनीतिक रूप देते हुए अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आधी रात को मुख्यमंत्री जी, आधी रात आपने अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की वहां पे? 21 महीने से आपकी सरकार है, ना आपसे झालावाड़ समझ रहा, ना आपसे उदयपुर समझ रहा, ना आपसे चित्तौड़ समझ रहा, ना आपसे पाली समझ रहा, ना बांसवाड़ा समझ रहा, ना राजधानी समझ रही, और आप अपराधियों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रीति जी, आशीष जी, एक मिनट, एकलव्य जी हमारे साथ में। मैं एक मिनट भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण शरण कौन है, सत्यपाल सिंह बघेल कौन है, संजीव भाजियान कौन है, जेठाभाई अहिर कौन है, सुरेश पासी कौन है, मणिरत्न नायडू कौन है, और देवेंद्र परमार कौन है? इनके ऊपर हत्याएं के, बलात्कार के, अपराध के केस हैं, और ये संसद में आप दोनों को ही डिबेट करनी तो मैं उठ जाती हूँ यहाँ, ये संसद में मैं उठ जाती हूँ यहाँ से। आशीष जी प्लीज, मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, आप बैठ करके चर्चा करें। एकलव्य जी हमारे साथ में बने हुए। एकलव्य जी, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं या फिर बीजेपी की बात करूं, दोनों के अपने अपने चुनावी हथियार है, लेकिन दोनों की चुनौतियां हैं। क्या कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चेहरा है, ऑप्शंस कम है, और वहीं बीजेपी के लिए चैलेंज है कि फहरिस्त ज्यादा है? ऐसे में कैसे देखा जाए इस चुनाव को?
देखिए नुपुर जी, एक बात बड़ी साफ है कि ये विपक्ष का अधिकार है कि जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको लेके जनता के बीच में जाना। और मतलब मैं तो कहूंगा कि मतलब जो एसएमएस हॉस्पिटल की जो कल रात की दुर्घटना हुई है, मतलब इसमें मतलब एक कोई राजनीतिक डिबेट करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी बिल्कुल। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई तो दोषी है। आज 21वीं सदी में यदि अगर इस तरह की व्यवस्था थी कि आग लग गई और वहां पे मतलब इस तरह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की तो होगी ना। सरकार दोषियों को मतलब उन पे आपराधिक मुकदमा चलाए और इसमें तो मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन परंतु एक बात मैं मतलब जो माननीय कांग्रेस प्रवक्ता है उनको भी कहना चाहूंगा कि ज्वलंत मुद्दे लेके जनता के बीच में उनका जाना अधिकार है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो बार बार हम पर्ची सरकार कहते रहते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक रेटोरिक है। जानते हैं इस देश में सबसे पहली पर्ची सरकार कौन थी? सबसे पहली पर्ची सरकार थी जवाहरलाल नेहरू जी की। जब कांग्रेस को अपना पहला प्रधानमंत्री चुनना था अध्यक्ष के तौर पे, तो सरदार पटेल जी को 12 वोट मिले थे 14 में से, लेकिन गांधी जी ने नेहरू जी को बना दिया था। तो वो थी इस देश में सबसे पहली वोट। ठीक है एकलव्य जी, मैं फाइनल कमेंट अब सबसे लूंगी। सबसे पहले आशीष जी, फाइनल कमेंट क्या लगता है 14 नवंबर को क्या तस्वीर रहने वाली है? क्योंकि हो सकता है ये रिकॉर्डिंग फिर से 14 नवंबर को चलाई जाए, तो एक बार आप सच बेधड़क पे बोल रहे हैं, याद कीजिएगा। लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ दावा कर रहे हैं आप? देखिए 14 नवंबर को भाजपा नेता जो है वो भ्रष्टाचार में मस्त हैं, बिहार की जनता त्रस्त है, नीतीश जी पस्त है, एनडीए का सूरज अस्त है। जिस तरीके से बिहार में छठ मैया की पूजा पर डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, उसी तरीके से बिहार में 14 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ये एनडीए को बिहार की जनता अर्घ देगी, क्योंकि डूबता हुआ सूरज है। और अगले दिन उगते हुए महागठबंधन के सूरज को दूध से अर्घ देकर उसका स्वागत करेगी ये बिहार की जनता। ठीक है प्रीति जी, आपसे फाइनल कमेंट लूंगी। क्या लगता है इस बार सूरज डूबेगा पार्टी का या फिर उगेगा? क्योंकि रिकॉर्ड पिछली बार उपचुनाव में तो अच्छे रहे, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। नुपुर जी, चुनौतियों से लड़ना तो हमारा काम ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी चुनौतियों से घबराई कब है? आप देखिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को आप देख लीजिए, चाहे आतंकवादियों को घुटनों पे लाने की बात कर लीजिए, चाहे पाकिस्तानियों को घुटनों पे लाने की बात कर लीजिए, चाहे ट्रंप के जो स्टेटमेंट था उसका विरोध करने की बात कर लीजिए। इतनी हिम्मत कांग्रेस की सरकार ने कब दिखा दी? एक बार मुझे आशीष जी मुझे स्कीम नहीं बता पाए जो बिहारियों के लिए कर दी हो। आपने मोदी जी की तरफ पीछे नहीं हटेंगे, नरेंद्र मोदी जी की तरफ पीछे नहीं हटेंगे। आशीष जी फाइनल कमेंट। चैनल पर आके बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन आप मुझे एक स्कीम नहीं बता पाए हैं जो आपने बिहारियों के उत्थान के लिए कोई कदम उठा दिया हो। लालू यादव के भ्रष्टाचार घोटाले किसी से छुपे हुए नहीं है। आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही एकलव्य जी, आशीष जी और सुनील जी भी हमारे साथ में बने हुए थे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार 14 नवंबर को चाहे बिहार हो या फिर राजस्थान हो, उसको लेकर के क्या कुछ तस्वीर रहने वाली और किसकी तकदीर संवरेगी, कांग्रेस की या बीजेपी? आप भी हमें बताइएगा कि आखिरकार आपका गणित क्या कुछ कहता है।